जय हिंद। नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस के न्यू प्लेटफॉर्म पर। मैं चौधरी अनिल सोरान आशा करता हूं कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं जो हैं वो आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो जैसा कि आप सभी को एक लंबे समय से इंतजार था कि यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो कब रिलीज होगा, तो फाइनली यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है 2022 का वो आ चुका है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस नोटिफिकेशन को डीपली हम डिस्कस करने वाले हैं, टू द पॉइंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ है, तो ये 2 फरवरी को हुआ है। और बात करें अगर हम लास्ट डेट की, कि जो आपका फॉर्म है वो आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी लास्ट डेट रहेगी 22 फरवरी। आप नोटिफिकेशन कहां से चेक कर सकते हैं? www.upsc.gov.in। यहां पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जो नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्या कहा गया है कि जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो सबसे पहले ये चेक कर ले कि वो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। दूसरा, आप एक चीज ध्यान में रखें कि जब आप फॉर्म को अप्लाई करने जाएं तो नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यूपीएससी की, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया गया है हाउ टू अप्लाई, यानी कि जो यूपीएससी का फॉर्म निकला है सिविल सर्विसेज का, इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है। कौन सी वेबसाइट पर जाना है? upsconline.nic.in। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको सामने दिखाई दे जाएगा रजिस्ट्रेशन पार्ट नंबर 1 और रजिस्ट्रेशन पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप पार्ट नंबर 1 को करें। जैसे आप पार्ट नंबर 1 को करेंगे उसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाते हैं। फिर आपको पार्ट नंबर 2 पे क्लिक करना है और वहां पर जब आप अपनी आईडी और पासवर्ड को डालेंगे और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो सेकंड चरण का जो आपका फॉर्म है वो निकल कर आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। और जो जो डिटेल आपको वहां पर मांगी गई है वो आपको सावधानी पूर्वक जो है आपको फिल करनी है, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है आपको इन फ्यूचर ना आए। फिर हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे, वन फोटो आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड अदर फोटो आईडी कार्ड इश्यू बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। जब आप अपना फॉर्म जो है अप्लाई करना शुरू करें तो आपके पास एक तो आपकी खुद की फोटो होनी चाहिए और एक आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड में आप यूज कर सकते हैं चाहे वो आपका आधार कार्ड हो या फिर आपका वोटर कार्ड हो या फिर आपके पास पैन कार्ड हो या फिर आपका पासपोर्ट भी हो सकता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट है जो आपको या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। तो वो एक डॉक्यूमेंट आप अपने साथ रखें, एक फोटो और एक आपके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड। फिर उसके बाद में क्या कहा गया है? द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ द फोटो आईडी। जब आप अपना फॉर्म जो है सबमिट करेंगे तो वहां पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट का नंबर आप डालेंगे फॉर्म के अंदर, तो उसकी लास्ट में आपको स्कैन कॉपी भी आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं, यूपीएससी ने एक अच्छी फैसिलिटी ये भी दे रखी है कि मान लो आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन आपने बाद में सोचा कि नहीं इस बार का अटेम्प्ट तो मैं नहीं देना चाहता, मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई करता हूं, या फिर आपने कोई गलत फॉर्म अप्लाई कर दिया, कोई करेक्शन हो गई, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? अपने फॉर्म को विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप ये ना सोचें कि आप दूसरी बार फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा फॉर्म अप्लाई कर दें आप तो पहले वाला जो आपका फॉर्म होगा वो ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत सारे बच्चों की क्यूरी रहती है कि सर अगर एक फॉर्म में गलती हो गई तो उसको मैं करेक्ट कैसे करूं, तो वो तो आप नहीं कर सकते। आप दूसरा फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि जैसे ही आप दूसरा फॉर्म अप्लाई करेंगे तो पहले वाला फॉर्म है वो आपका कैंसिल हो जाएगा और दूसरे वाला फॉर्म जो होगा वो यूपीएससी बोर्ड के द्वारा क्या कर लिया जाएगा? एक्सेप्ट कर लिया जाएगा।
तो यहाँ पर एक अच्छी फैसिलिटी है कि आप फॉर्म डाल दिया आपने, लास्ट डेट भी जा चुकी है, तो यहाँ पर यूपीएससी आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए टाइम देती है। अगर आप अपने एप्लीकेशन को, अपने फॉर्म को वापस निकालना चाहते हैं तो वापस विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आप विड्रॉ नहीं करते तो भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये भी क्यूरी रहती है कि सर हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, क्या हमारा अटेम्प्ट जो है वो काउंट होगा? तो जी हमारा आंसर होगा बिल्कुल नहीं काउंट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ आपने फॉर्म अप्लाई किया है। लेकिन कब काउंट होगा? अगर आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर अगर आप जीएस या सी सेट इन एग्जाम के अंदर अगर आप बैठ जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर और वहां पर अगर आपके सिग्नेचर हो जाते हैं तो फिर आपका अटेम्प्ट काउंट होता है। अगर आपने जीएस का दे दिया और सी सेट के टाइम पे आप बाहर आ गए सेंटर से, तो ये ना सोचें आप कि आपका अटेम्प्ट जो है वो काउंट नहीं होगा, तो भी आपका अटेम्प्ट जो है वो काउंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर पे क्या दिया गया है? लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आप फॉर्म जो है वो कब तक अप्लाई कर सकते हैं? तो फॉर्म कब से स्टार्ट हुए आपके? 2 फरवरी से, लेकिन अप्लाई कब तक कर पाएंगे आप? 22 फरवरी तक, यानी कि 20-21 दिन का टाइम जो है वो यूपीएससी के द्वारा आपको दे दिया गया है। 22 फरवरी को आप शाम के 6 बजे तक, इवनिंग में 6 बजे तक आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहां पर एक चीज और मेंशन की गई है यूपीएससी के द्वारा आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, और क्या कहा गया है कि आपका जो प्रीलिम्स का जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपका 3 वीक पहले, मान लो 5 जून को आपकी बार आपका एग्जाम है, तो 5 जून से 3 वीक पहले आपका क्या हो जाएगा? 3 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट जो है यूपीएससी की, upsconline.nic.in, उसके ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। एक बात याद रखें आप कि आपका एडमिट कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आपका यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा। आपको किसी प्रकार से पोस्ट के द्वारा फिजिकली आपको एडमिट कार्ड सेंड नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ नंबर पे क्या कहा गया है? पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके ऊपर आपकी क्या रहेगी? नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपकी कितनी रहने वाली है? तो आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पे 1/3 रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा यहाँ पे यूपीएससी ने डाला हुआ है, गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव ए वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई। बहुत अच्छी बात कही गई है यूपीएससी के द्वारा कि महिलाएं और लड़कियां जो हैं वो भी फॉर्म अप्लाई करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ के जो सुनहरे अवसर हैं, एक पढ़ने का आपकी फैमिली ने अच्छा मौका दिया है, तो आप फॉर्म अप्लाई करें और आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या कहा गया है। फिर कहा गया आपको फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई गाइडेंस चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई क्लैरिफिकेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जो है वो यूपीएससी ने दिया है, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 5 नंबर पार्ट में। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने का टाइमिंग जो है वो आपका रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। किसी भी प्रकार की आपको अगर डाउट है तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके भी जान सकते हैं। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी पूरी डिटेल जो है वो नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन कर रखी है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि मुझे कोई डाउट है और वो मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा किसी से, तो आप डायरेक्ट यूपीएससी में भी कॉल कर सकते हैं। 6 नंबर फिर हम देखते हैं मोबाइल फोन बैन। क्या कहा गया है कि सेंटर के अंदर जो है वो मोबाइल फोन बैन होंगे। तो चलिए इस टॉपिक को भी हम देख लेते हैं थोड़ा डिटेल से कि इसके ऊपर और क्या कहा गया है। तो यहां पे सबसे पहले देखेंगे आप मोबाइल फोन इवन इन स्विच ऑफ मोड, यानी कि आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मोबाइल फोन नहीं लेकर जाना, भले ही आपका फोन स्विच ऑफ ही क्यों ना हो। उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होंगे आपके, वो कोई भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। उसके अलावा प्रोग्रामेबल जो डिवाइसेस हैं उनका भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। स्टोरेज मीडिया जो है आपकी कौन कौन सी, आपका पेन ड्राइव हो गया या फिर आपकी स्मार्ट वॉचेस जो हैं वो हो गई,
उनका इस्तेमाल भी आप नहीं कर सकते एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो ध्यान रखिए कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इंटर करें तो अपना मोबाइल फोन अपनी फैमिली में किसी मेंबर को साथ लेकर जाएं, उसके पास रखें, या फिर अपने किसी फ्रेंड को लेके जाएं, उनके पास रखें। कोई भी अगर आपके पास स्मार्ट वॉचेस हैं तो उसको भी आप अपने फ्रेंड को दे दें। उसके अलावा कैमरा और ब्लूटूथ, आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कैमरा ले जाना भी अलाउड नहीं है और ब्लूटूथ डिवाइस का भी आप प्रयोग नहीं कर सकते। और क्या कहा गया है, इवन वर्किंग और स्विच ऑफ मोड, यानी कि ये सभी जो डिवाइसेस हमने जो बताए हैं इनका इस्तेमाल आप स्विच ऑफ करने के बाद भी आप इसको अंदर ले जाने के लिए अलाउड नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है, नोट टू ब्रिंग एनी ऑफ द बैन आइटम इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स। तो इसमें से ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का आप इनमें से जो ऊपर आइटम दिए गए हैं इनके इस्तेमाल से आप बचें। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो इन चीजों का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें और इनको बाहर ही रख कर जाएं। उसके बाद 7 नंबर पे आपको क्या कहा गया है, नोट टू ब्रिंग एनी वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम टू द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी किसी भी प्रकार का आपका कोई कॉस्टली आइटम है जिसकी कॉस्ट ज्यादा है तो उसका भी आप है अंदर लेकर ना जाएं, क्योंकि अगर वो खो जाता है तो कमीशन जो है यूपीएससी वो किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मान लो आपने सोने की चैन पहनी है और अगर वो आपकी वहां पर गुम हो जाती है तो वो किसकी जिम्मेदारी है, वो कमीशन की जिम्मेदारी नहीं होगी, ना ही वो एग्जामिनेशन सेंटर की होगी, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ना लेके जाएं और उसके साथ साथ कोई भी आप जिसकी कॉस्ट थोड़ी हाई है उन चीजों को अपने साथ पहन कर ना जाएं। फिर क्या कहा गया है, फिर आ गई बात प्रीलिम्स एग्जाम की। तो प्रीलिम्स एग्जाम आपका कब होने वाला है, तो हेल्ड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन 5 जून। तो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो 5 जून को होने वाला है। कब होने वाला है, 5 जून को होने वाला है। अगर हम सर्विसेज की बात करें यूपीएससी के अंदर तो कौन कौन सी सर्विसेज हैं, तो आपको नीचे यहां पे दिखाई दे रहा होगा। तो आपकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गई, इंडियन फॉरेन सर्विसेज हो गई और इंडियन पुलिस सर्विस हो गई। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि यूपीएससी का जब भी नाम आता है तो हम आईएएस और आईपीएस बोलते हैं कि किसकी तैयारी करें आप, आईपीएस या आईएएस की। लेकिन यूपीएससी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आईएएस और आईपीएस नहीं आता, बल्कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये सभी के सभी जो पोस्ट हैं उनका एग्जाम होता है आपका। ये सिर्फ कोई स्पेसिफिक एग्जाम नहीं है आपका प्रीलिम्स एग्जाम, बल्कि ये 10-15 जो आपकी ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रही है इन सभी सर्विसेज का एग्जाम होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या कहा गया है। फिर अगर हम बात करें टोटल वैकेंसीज की तो अप्रोक्सीमेटली आपकी जो वैकेंसीज हैं वो अब की बार पिछली 2021 की बजाय 2022 के अंदर आपकी थोड़ी बढ़ा दी गई है। तो अब की बार वैकेंसी आपकी 861 है। तो एक बात याद रखिएगा, वैकेंसी कितनी है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि 861 में आप एक चीज और उसी चीज से लगे रहें कि सिर्फ और सिर्फ मुझे सिलेक्शन लेना है। तो इन 861 में से कोई भी एक तो मेरा नंबर होगा। तो इसी उम्मीद के साथ लगे रहें, हार्डवर्क करें। उसके बाद में कहा गया है कि 861 वैकेंसी में 34 वैकेंसी किसकी होंगी, जो रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं या फिर जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटी है उन लोगों के लिए 861 में से ही 34 वैकेंसी उनके लिए रिजर्व कर दी गई है। फिर अगर हम बात करें कि ये 34 वैकेंसीज जो हैं ये किन किन की होंगी, तो यहाँ पर 7 वैकेंसी तो रखी गई हैं जो लोग अंधे हैं या फिर जिनको कम दिखाई देता है उन लोगों के लिए। उसके बाद में 11 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं जो लोग डीफ हैं या फिर जिनको सुनाई देने में कठिनाई होती है, तो उन लोगों के लिए रखी गई है। फिर हम बात करते हैं 8 वैकेंसीज रखी गई हैं जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी है या फिर जिनके ऊपर एसिड अटैक किया गया है। तो ऐसे जो भी लोग हैं उनके लिए यहाँ पर 8 वैकेंसीज रखी गई हैं। इसके अलावा 8 वैकेंसी और रखी गई हैं और वो रखी गई हैं जिनको मल्टीपल डायबिटीज जो है उन लोगों के लिए भी यहाँ पर 8 वैकेंसीज अलग से रखी गई हैं। तो इस प्रकार से टोटल वैकेंसी आपकी 861 है और 34 वैकेंसी आपकी रिजर्व कैटेगरी की रखी गई है।
फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे जो दिया गया, उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कोई भी डाउट आपका अगर रहता है उसके बाद भी तो आप कमेंट करके बता दें, आपके सभी जवाब जो हैं उनके ऊपर भी अलग से मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ताकि किसी भी प्रकार का जो डाउट है वो आपके मन में ना रहे। फिर बात आती है आपकी सेंटर ऑफ सिविल सर्विसेज। अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जाम की, तो प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आपके कौन कौन से सेंटर होंगे, तो स्क्रीन के ऊपर आपको लिस्ट दिखाई दे रही होगी। तो ये सभी एग्जाम जो हैं ये आपके किस किस के सेंटर हैं, ये तो आपका प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है उसके ये सभी सेंटर रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम के सेंटर की अगर हम बात करें तो ये तो सभी आपके प्रीलिम्स के थे, और मेंस के एग्जाम सेंटर आपके ये रहने वाले हैं जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी आपके किसके होंगे, जो आपका मेंस एग्जाम होता है यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम अगर जो बच्चे क्लियर कर लेते हैं उनका, तो उनका एग्जाम इन इन सिटीज में होता है। तो मोस्टली यूपीएससी क्या करती है कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ज्यादा सेंटर रखती है, और मेंस एग्जाम के लिए जो मुख्य मुख्य सिटियां हैं, जो बड़ी सिटीज हैं, उन्हीं को अपना एग्जाम सेंटर रखती है। यहाँ पे यूपीएससी के द्वारा एक अच्छी बात कही गई है, और वो क्या है कि अलॉटमेंट ऑफ सेंटर विल बी ऑन दी फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। तो बहुत अच्छी बात कही गई है यूपीएससी के द्वारा कि पहले आओ पहले पाओ। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कुछ लोग तो शुरुआत में अप्लाई कर देते हैं कुछ बच्चे, लेकिन कुछ क्या करते हैं जो आलसी हो जाते हैं, वो सोचेंगे चलो मैं 20 को करता हूँ 21 फरवरी को कर दूंगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एक तो आपका जो लास्ट में जाते हैं उनका रहता है कि उनका फॉर्म ही सबमिट नहीं हो पाता कई बार, क्योंकि कई बार साइट भी नहीं चल पाती, या फिर आप उसकी पेमेंट ना कर पाए, या फिर बैंक हॉलीडे भी हो सकती है, तो उस वजह से उनका फॉर्म रह जाता है। उसके अलावा जो बच्चे 20-21 की सोचेंगे कि 20-21 फरवरी को मैं अपना फॉर्म अप्लाई करूंगा, तो उनको क्या होता है उनके सेंटर भी उनकी चॉइस के नहीं मिल पाते। और यही बात यूपीएससी ने कही गई है कि एप्लीकेंट्स आर दस एडवाइज दैट दे में अप्लाई अर्ली सो दैट दे कुड गेट ए सेंटर ऑफ देयर चॉइस। यानी कि यूपीएससी ने पहले ये चीज क्लियर कर दी है कि आप अगर पहले अप्लाई करते हैं, 2-4 दिन में आप अप्लाई कर दें, तो आपकी चॉइस से जो आप सेंटर चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, हम एग्जांपल ले सकते हैं दिल्ली का। अब दिल्ली में क्या होता है, वहां पर बहुत बच्चे जो है वो फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहां पे कोचिंग सेंटर्स भी ज्यादा हैं, तो बाहर के बच्चे भी दिल्ली में रह के जो कोचिंग कर रहे हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि मैं अपना एग्जाम दिल्ली के ही किसी कोचिंग सेंटर में दूं। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि वहां पर जो कोचिंग सेंटर है उनकी जो सीटिंग कैपेसिटी जो होती है बच्चों की वो फुल हो जाती है, और उस वजह से आपको किसी अदर जो सेंटर है उसके अंदर आपको एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो यहां पे आप एक चीज ध्यान में रखें, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है पहले पॉइंट पे, फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, द इंडियन फॉरेन सर्विस एंड द इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो यहां पर आपको आईएएस आईपीएस और आईएफएस की जो आपकी वैकेंसीज रहेंगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन अप्लाई कर सकता है, तो इंडियन सिटीजन यानी कि भारत का नागरिक है। याद रखिएगा कि आईएएस आईपीएस और आईएफएस का जो एग्जाम है वो कोई और किसी कंट्री का पर्सन है वो ये एग्जाम नहीं दे सकता, बल्कि बाकी ऊपर हमने जो वैकेंसीज देखी थी, बाकी जो पोस्ट आपके अदर रह जाती है 10-15 पोस्ट और है यूपीएससी की, तो उनको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नागरिक, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नेपाल के लोग भी यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। याद रखिएगा आईएएस आईपीएस और आईएफएस एक 3 ऐसी सर्विसेज हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नागरिक ही एग्जाम दे सकता है। लेकिन बाकी जो अदर वैकेंसीज हैं, सॉरी अदर जो पोस्ट हैं यूपीएससी की, उसके अंदर इंडिया के लोग भी एग्जाम दे सकते हैं यूपीएससी का, नेपाल के लोग भी दे सकते हैं, भूटान के लोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा तिब्बत के जो रिफ्यूजी हैं जो हमारे इंडिया के अंदर 1 जनवरी 1962 से पहले आ चुके हैं, वो भी यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा यहां पर और क्या कहा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। उसके अलावा कौन कौन एग्जाम दे सकता है, तो आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान से जो लोग हमारे इंडिया के अंदर आए थे, बर्मा,
श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया। तो ये सारी कंट्रीज के लोग जो परमानेंटली सेटल्ड हो चुके हैं इंडिया के अंदर, जिनका वीजा पासपोर्ट सब कुछ यहाँ इंडिया का है, जिनका हर एक डॉक्यूमेंट इंडिया का बन चुका है, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, शायद कुछ को तो पहले पता भी ना हो कि अदर कंट्रीज के जो हमारे इंडिया के अंदर आए हुए हैं लोग हैं, वो भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन 3 एग्जाम देने का हक उनको भी हमारी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। आईपीएस, आईएफएस और आईएएस, ये 3 एग्जाम वो नागरिक भी नहीं दे सकते जो 1962 से पहले हमारे इंडिया में आ चुके हैं। फिर अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट क्या रखी गई है, तो कम से कम आपकी 21 साल की एज जो है वो होनी चाहिए। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो यहां पर जनरल कैटेगरी की जो है कम से कम एज 21 रखी गई है और ज्यादा से ज्यादा एज 32 साल रखी गई है। यानी कि 1 अगस्त 2022 द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1990। यानी कि 1 अगस्त 2022 तक आप काउंट करना है, तो 1 अगस्त 2022 को आपका जन्म को जो है 2 अगस्त 1990 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका जन्मदिन 2 अगस्त 1990 से पहले का है, तो आप यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा नोट लेटर देन 1 अगस्त 2001, यानी कि अगर आपका जन्म 1 अगस्त 2001 को हुआ है, तो भी आप फॉर्म जो है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि अब 1990 से पहले का आपका जन्म है, तो फिर आपकी एज जो है वो ओवर हो चुकी है, और 2001 का अगर आपका जन्म है, तो फिर आप 21 साल के नहीं हुए हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब और विल बी रिलैक्सेबल, यानी कि रिलैक्सेशन भी यहां पर दिया गया है। किन किन को दिया गया है, जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनको दिया गया है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनको दिया गया है। तो शेड्यूल्ड कास्ट को यहां पर 5 साल का जो है रिलैक्सेशन मिल जाता है। उसके बाद में 3 साल का रिलैक्सेशन यहां पर मिलता है। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको यहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। फिर 3 साल का रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाता है जो डिफेंस सर्विसेज पर्सोनल है, और उसके अलावा डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग टू होस्टिल, यानी कि कोई भी ऑपरेशन के दौरान अगर किसी का कुछ नुकसान हुआ है, तो उन लोगों को भी यहां पर 3 साल के लिए रिलैक्सेशन यूपीएससी के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन को भी यहां रिलैक्सेशन दिया गया है, और कितने साल का दिया गया है, तो 5 साल का रिलैक्सेशन उनको दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन किसको दिया गया है, तो 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। किन कैंडिडेट को, जिनका जो है डायबिटीज है, जो बेंचमार्क डायबिटीज के लोग हैं, जिनको पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लोग हम कहते हैं, उनको यहां पर 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और उसके अंदर हम किस किस को कंसीडर करते हैं, तो जिनको बहुत सारी डिसेबिलिटीज हैं, या फिर जो लोग अंधे हैं, या फिर जो लोग बहरे हैं, या फिर जिनको कम सुनाई देता है, या फिर जिनको बिल्कुल ही कम दिखाई देता है, तो ऐसे लोगों के लिए यूपीएससी ने 10 साल के रिलैक्सेशन की घोषणा की है, यानी कि 10 साल का रिलैक्सेशन उनको दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो नोटिफिकेशन के अंदर दी गई हैं। फिर बात आती है इंपॉर्टेंट आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, और ये सभी को रहता है कि हम कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहां पर सबसे कम अटेम्प्ट जो मिलते हैं वो जनरल कैटेगरी को मिलते हैं। और जनरल कैटेगरी को यहां पर कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनको 6 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। तो फिर से मैं एक बात को रिपीट करना चाहूंगा कि आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आपका जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर जाकर अपने सिग्नेचर कर देते हैं कि जनाब मैं आपके सेंटर में यूपीएससी का एग्जाम देने आया हूं, तो फिर आपका अटेम्प्ट डेफिनेटली काउंट होता है। अदरवाइज आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उससे आपका कभी भी आपका जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो जनरल कैटेगरी के यहाँ पर 6 मिलते हैं। उसके बाद आपकी रहती है एसटी ओबीसी। तो इन सबको कितने कितने अटेम्प्ट आपके यहाँ पर मिलते हैं, तो चलिए उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो 80-80 जो है उनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिए जाते हैं। तो अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि आप 50 बार दे सकते हैं, क्योंकि आप एक चीज को याद रखें कि यूपीएससी के अंदर 80-80 है, उनकी कम से कम जो एज है वो डिसाइडेड है पहले ही कि 21 साल से लेकर 37 साल तक वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना पेपर दे सकते हैं, 35 तक। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो उनके 16 अटेम्प्ट के आसपास बनते हैं, यानी कि 80-80 के जो लोग हैं वो 16 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। फिर अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के जो लोग हैं वो 9 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। फिर बात आती है पीडब्ल्यूबीडी की, तो ये जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं या फिर ओबीसी वाले हैं जिनको अनलिमिटेड फॉर 80-80 हैं, उनको यहाँ पर कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, 9 ही अटेम्प्ट यहाँ पर उनको दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा एक चीज, जनरल कैटेगरी को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, 80-80 को लगभग 16 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ओबीसी 9 अटेम्प्ट दे सकती है, और बाकी ईडब्ल्यूएस और ये हैं इनको भी क्या है, इनको भी छूट दी गई है और ये भी क्या कर सकते हैं, 9 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो अब आप सोचेंगे कि अरे यूपीएससी के अंदर भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि अप्लाई नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल होती है। और कौन अप्लाई नहीं कर सकते, सबसे पहले तो आपके आईएएस ऑफिसर ही अप्लाई नहीं कर सकते, और दूसरा आपके जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो लोग हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि सच में ऐसा होता है कि आईएएस और आईएफएस जो है वो भी यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्यों? क्योंकि आईएएस और आईएफएस जो ऑलरेडी लगे हुए हैं और जिनको उनका पोस्ट मिली हुई है एक आईएएस और आईएफएस की, तो वो दोबारा इस एग्जाम को नहीं दे सकते। इसके अलावा मेंबर ऑफ दैट सर्विसेज विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर एट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022। यानी कि जो ये आपके आईएएस और आईएफएस जो आपने सुना और जो ऑलरेडी अभी अपनी पोस्ट के ऊपर हैं, अपनी सर्विसेज के अंदर हैं, वो 2022 का एग्जाम बिल्कुल भी नहीं दे सकते। फिर क्या कहा गया है, द कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर इन द सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम। वो प्रीलिम्स भी नहीं दे सकते, और प्रीलिम्स नहीं दे सकते तो मेन तो देंगे ही कहां। लेकिन इसके अलावा फिर हम बात करें अगर आईपीएस की, इंडियन पुलिस सर्विसेज की, तो वो लोग बिल्कुल इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स आप देख लीजिएगा, वो आपका प्रीलिम्स और मेंस होने के बाद की बातें होती हैं। फिर अगर हम बात करें फीस की, तो फॉर्म की फीस यहां पर आपकी जो लड़कियां हैं या फिर जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अगर इस एग्जाम को देना चाहती हैं तो उनकी जो छूट है वो फीस में 100% दी गई है। यानी कि लड़कियों की और जो महिलाएं हैं उनकी किसी भी प्रकार की यहाँ पर फीस नहीं लगने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की फीस बिल्कुल रखी गई है। वो कितनी रखी गई है, तो नामात्र मानिए आप, सिर्फ 100 रुपये। तो आप अगर कोई भी लड़की या फिर कोई भी महिला अगर फॉर्म को अप्लाई करना चाहती है तो याद रखिए आपकी कोई फीस नहीं है। जनरल कैटेगरी के अगर कोई अप्लाई करना चाहता है सिर्फ बॉयज में, तो उनकी फीस यहाँ पर 100 रुपये आपको चार्ज लिया जाता है। इस 100 रुपये का भुगतान आप कैसे कर सकते हैं, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी किसी भी ब्रांच में जाकर आप जो है 100 रुपये पे कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आपको फैसिलिटी यूपीएससी के द्वारा मिल जाती है कि आप जब अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस टाइम में आप ऑनलाइन भी अपनी पेमेंट जो है वो 100 रुपये की कर सकते हैं। किस किस मेथड से आप कर सकते हैं, तो वीजा, मास्टर कार्ड, या फिर रुपया क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, या फिर आपका इंटरनेट बैंकिंग हो एसबीआई बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो इस सभी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपनी फीस जो है 100 रुपये उसको पे कर सकते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि आपकी डिपॉजिट फीस जो है वो डिपॉजिट करवाने की जो टाइमिंग है वो ब्रांच के अंदर कब तक रहेगी, 11/59/21 तक। यानी कि आप 11 तारीख को, सॉरी 21 तारीख को आप 12 बजे तक आप अपनी फीस को सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा गया है, इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट मोड ऑन द क्लोजिंग डेट टिल 6 PM ऑफ 22 Feb। यानी कि अगर हम बात करें ऑफलाइन, अगर आप चालान जनरेट करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं एसबीआई बैंक की ब्रांच में जाकर वो फीस पे करूं, तो आपको 21 फरवरी को 12 बजे तक आप कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि मुझे इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना है तो फिर आपको एक दिन का टाइम और मिल जाता है, और वो कब तक का मिलता है? 22 फरवरी शाम 6 बजे तक आपको टाइम दे दिया जाता है। उसके अलावा हम बात करें और इंपॉर्टेंट चीजें क्या दी गई हैं, तो यहां पर ऊपर डिस्कस भी किया हमने, क्या दिया गया है? All female candidate and candidate belonging to scheduled caste, scheduled tribe, persons with benchmark disability categories are exempted from payment of fees। यानी कि जितनी भी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं वो सभी, और जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं या फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं या फिर जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, इन कैटेगरीज के लोगों के लिए यहां पर कोई भी फीस जो है वो यूपीएससी नहीं लेने वाला है। उसके बाद में अदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हाउ टू अप्लाई, इसके ऊपर मैं अलग से एक अच्छी पूरी वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट आपको बता चुका हूं मैं पहले ही कि आपकी जो यूपीएससी online.nic.in है वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो जो डिटेल आप फिल करें तो वो सोच समझ कर अच्छे से फिल करें, किसी भी प्रकार की गलती फॉर्म के अंदर ना करें। उसके अलावा फिर और क्या दिया गया है, चलिए देख लेते हैं आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां पे देखें चेंज ऑफ कैटेगरी, तो यहां पर 12 नंबर पे फिर से एक आपको अच्छी हिदायत दी गई है, और ये हिदायत है आपके फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड। और क्या कहा गया है कि अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं और मान लो आपने कैटेगरी, आप जनरल कैटेगरी हैं लेकिन आप ओबीसी डाल दिया, या फिर कोई 80 ST का बच्चा है और उसने अपनी कैटेगरी बाय मिस्टेक जनरल या फिर ओबीसी डाल दी, तो यूपीएससी ने पहले ही कह दिया है कि आप फिर उसको चेंज नहीं कर सकेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जब अपना फॉर्म जो है अप्लाई करें तो पूरे होश और आवाज में और अच्छे से सोच समझकर, अच्छे से चीजों को पढ़कर, अच्छे से चीजों को अप्लाई करें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि आप 80 ST से बिलोंग करते हैं लेकिन आपने फॉर्म में जनरल डाल दिया और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, करेक्शन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको 80 ST में नहीं बल्कि आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। उसके अलावा देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। फिर यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड बातें कही गई हैं। उसके अलावा फिर एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आप देखें कि सबसे पहला एग्जाम आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, और प्रीलिम्स एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो जो पहली बार तैयारी करने लगे हैं उनको शायद पता भी हो ना हो, लेकिन यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें आपके दो एग्जाम होते हैं। कौन कौन से? एक आपका जीएस का होता है और एक आपका सी सेट होता है। अब जीएस जो होता है वो उस पर आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है, लेकिन अगर हम वहीं बात करें अगर सी सेट की, तो सी सेट सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होता है 33% मार्क्स से। फिर यहां पर क्या किया गया है, अगर हम बात करें मेन एग्जाम की, तो मेन एग्जाम आपका क्या होता है? रिटन होता है। क्या होता है? रिटन होता है। जैसे आपने 10वीं और 12वीं के एग्जाम दिए होंगे तो वहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे आपके, कि एक क्वेश्चन आपने दे दिया और लगे रहो पागलों की तरह 3-3 4-4 पेजेस फिल करने। तो वैसा ही आपका मेंस एग्जाम होता है। यहाँ पे भी सेम आपको 10वीं 12वीं की तरह आपको क्वेश्चन दिया जाता है और उसको फुल एक्सप्लेनेशन के आपको लिखना होता है एग्जाम के अंदर। फिर क्या कहा गया है यहाँ पर पार्ट नंबर 2 में, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन will consist of two paper of objective type multiple choice questions and carry a maximum of 400 marks in the subject set in the subsection। यानी कि अगर हम बात करें जीएस और सी सेट की, तो आपका जीएस का पेपर कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का। क्वेश्चन कितने होते हैं आपके? 100 क्वेश्चन। फिर अगर हम बात करें सी सेट की, तो सी सेट के अंदर आपका क्या होता है? आपका नंबर तो 200 का ही होता है, लेकिन यहां पर आपके जो क्वेश्चन है वो 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो याद रखिए जीएस के अंदर 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 200 नंबर का आपका पेपर होता है। दूसरा आपका सी सेट होता है, पेपर आपका 200 नंबर का रहेगा, लेकिन जो आपके क्वेश्चन है वो आपसे 80 पूछे जाते हैं, और यहां पर एक क्वेश्चन का नंबर 2.5 नंबर मिलता है, 2.5। उसके अलावा फिर क्या कहा गया है, कमीशन टू हैव क्वालिफाई इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन द ईयर विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन फॉर दैट ईयर प्रोवाइडेड दे आर अदरवाइज एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन। ये तो आप सभी को पता है कि अगर आप
प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करेंगे तभी आपको यूपीएससी अलाउ करती है मेंस एग्जाम देने के लिए। फिर से हम थोड़ी बात कर लेते हैं, पीछे हमने चलो बात की भी है इनकरेक्ट आंसर्स को लेकर। तो यहां पर आपको कहा गया है कि अगर आप कोई भी आंसर गलत देते हैं तो यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है, 0.33%। उसके अलावा आप एक बात याद रखें कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन दो चूज कर लेते हैं, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आया और उसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने गलती से बी फिल करना था लेकिन आपने ए फिल कर दिया, तो यहां पर आप क्या करेंगे, ए को काट के बी फिल कर देंगे। तो यहां पर क्या हो गया, आपने दो ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया। तो भले ही आपका बी ऑप्शन सही क्यों ना हो, लेकिन यूपीएससी उसको क्या करेगी, उसको गलत ही बताएगी कि ये क्वेश्चन आपका आंसर गलत है इसका। तो उसमें क्या होगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी अप्लाई हो जाएगी और आपके 0.33% नंबर जो है वो भी ले उड़ेगा ये क्वेश्चन। तो उससे अच्छा है आप ध्यान रखें कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको खाली छोड़ दें, उस पे ए बी सी डी ऑप्शन में से कोई भी आप चूज ना करें। क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को ब्लैंक करते हैं, ब्लैंक छोड़ते हैं या फिर स्किप करते हैं, तो किसी भी प्रकार का नंबर आपका यहां पर नहीं कटेगा और आपके 0.33 नंबर कटेंगे। उससे अच्छा है कि आपको जो क्वेश्चन श्योरली जिसका आंसर आपको नहीं पता उसको आप टिक ही ना करें, उसको स्किप कर दें। फिर आपके यहां पर मैं तो चलो अभी प्रीलिम्स का ही है, मेंस का टाइम तो बहुत टाइम है अभी हमारे पास, क्योंकि ये मान के चलो सितंबर अक्टूबर में आपका मेंस होगा। लेकिन ये थोड़ा डिस्कस जरूर कर लें कि आपको मेंस को आपको पता भी होगा कि मेंस के अंदर आपके 9 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं मेंस के अंदर, 9 पेपर होते हैं। तो आपको चलिए यहां पर थोड़ा हम देख लेते हैं प्रीलिम्स के बारे में दोबारा से। फिर प्रीलिम्स एग्जाम आपके दो होते हैं, पीछे हमने डिस्कस कर लिया, एक आपका सीसेट होता है, एक आपका जीएस होता है। फिर अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में यहां पर आपके 9 होते हैं पेपर। फिर अगर हमने नंबर की भी बात की तो यहां पर जीएस भी आपका 200 नंबर का रहेगा और आपका जो सी सेट है वो भी 200 नंबर का रहेगा। यहां पर जो जीएस का पेपर होगा प्रीलिम्स का आपका, तो प्रीलिम्स के अंदर आपकी कट ऑफ मार्क्स जो है वो डिपेंड करता है। और अगर हम वही बात करें सी सेट की, तो सी सेट के अंदर क्या कहा गया है कि आपको सिर्फ 33% मार्क्स आपको लेने होते हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन आपके, उसमें से 33 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं। तो ये आपके 27-28 के क्वेश्चन के आसपास बनेंगे। तो अगर आप 27-28 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं सी सेट के अंदर 80 में से, तो आपके चांसेस हो जाते हैं कि आपका सी सेट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर बात करें हम मेन एग्जाम की, तो मेन एग्जाम में आपके 9 पेपर होते हैं। तो यहां पर आपका सबसे पहले आता है इंडियन लैंग्वेज का पेपर, यानी कि कोई भी इंडियन लैंग्वेज का आप पेपर चूज कर सकते हैं। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है आपकी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। वो आपका 300 नंबर का होता है। उसके बाद में आपका पेपर बी आता है इंग्लिश का, जो कंपलसरी पेपर रहेगा आपका इंग्लिश का। ये कितने नंबर का होता है आपका, 300 नंबर का होता है। उसके बाद आता है आपका पेपर 1, और पेपर 1 में आपका सबसे पहले आता है एस्से राइटिंग का, और एस्से राइटिंग का पेपर यहाँ पे आपका 250 नंबर का रहेगा। फिर आता है आपका जनरल स्टडीज 1 का, जिसमें आपको इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और वर्ल्ड एंड सोसाइटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका 250 नंबर का रहेगा। फिर आता है आपका पेपर 3, जनरल स्टडीज 2। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी के बारे में पूछा जाता है, तो आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ें। इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो भी आपका जनरल स्टडीज 2 में ही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपका 250 नंबर का रहेगा। फिर आपकी बात आती है जनरल स्टडीज पेपर नंबर 3। तो यहां पर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी और डाइजेस्टर जो मैनेजमेंट होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये भी आपका 250 नंबर का रहता है। फिर आपका आता है पेपर नंबर 5, और इसमें आपका जनरल स्टडीज का पेपर है 4 नंबर। इसमें आपसे इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पेपर आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, और याद रखिएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके एक चूज करना होता है, और उसके पेपर आपके कितने होते हैं, 2 पेपर होते हैं, और दोनों ही पेपर 250-250 नंबर के होते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर अहम भूमिका निभाता है कि आपके ऑप्शनल ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री चूज कर लिया तो उसका एक नहीं बल्कि 2 एग्जाम होंगे, और प्रत्येक एग्जाम आपका 250 नंबर का होगा। फिर जब आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो आपकी बात आती है
पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू की। तो आपका इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? 275 नंबर का यूपीएससी के द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाता है। और फिर जो आपकी फाइनल जो कट ऑफ बनती है वो आपकी कितने में से बनती है? 2025 नंबर से। कितने से बनती है? 2025 नंबर से। तो मेंस तो आपका हो जाएगा 1750 का, 275 का यहाँ पर हो जाएगा आपका जो इंटरव्यू है वो। और टोटल कट ऑफ जो डिपेंड करेगी आपकी वो करेगी 2025 नंबर में से। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा आप कि जब मेंस का एग्जाम होता है और जब आपका इंटरव्यू होता है तो उसके अंदर आपके जो प्रीलिम्स के जो नंबर है उनको काउंट नहीं किया जाता है। क्योंकि ये भी बहुत बार मेरे से पर्सनली मैसेज करके पूछा गया है बच्चों के द्वारा कि क्या जब हमारा मेंस होता है और इंटरव्यू होता है तो क्या उसके अंदर हमारे जीएस के जो नंबर होते हैं प्रीलिम्स के क्या वो कंसीडर किए जाते हैं? तो हमारा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका मेंस एग्जाम अलग है और प्रीलिम्स आपका अलग है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं वो भी देख लेते हैं चलिए। फिर आती है आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट की बारी। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको बहुत सारे दिए गए हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको लिस्ट दिखाई दे रही होगी। एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैथमेटिक हो गया, फिजिक्स हो गया। तो इन सभी सब्जेक्ट में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट अपना चूज कर सकते हैं। मान लो कि आप साइंस साइड के थे, आपने बीएससी किया है या फिर आपने बीटेक किया है, तो साइंस साइड का कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। या फिर आर्ट के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उनको भी आप चूज कर सकते हैं। कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट अगर आपको, भले ही आप साइंस बैकग्राउंड से हैं लेकिन कॉमर्स का कोई अच्छा सब्जेक्ट आपको आता है तो इन ऑप्शनल सब्जेक्ट में से वो भी आप कोई चूज कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जब आप चूज करते हैं तो पूरे होश और हवास में आप चूज करें। उसके बाद अगर हम बात करें मेंस एग्जाम की तो आपको ईच पेपर विल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन, यानी कि हर एक एग्जाम जो है आपका मेंस का उसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। फिर और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी चीजें तो आप देख लीजिएगा, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका था इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो इंटरव्यू हमने डिस्कस किया था कि जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में आपका मेंस होता है। जब आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मेंस के जो प्रीलिम्स एग्जाम देने के लिए कम से कम 10 से 12 लाख फॉर्म आते हैं, जिनमें से 5 या 6 लाख जो बच्चे हैं वो फॉर्म सॉरी एग्जाम जो है वो देने जाते हैं। उनमें से 10-15 हजार लोग जो हैं वो क्या करते हैं, आपका मेंस देने के लिए जाते हैं। प्रीलिम्स देने के लिए 5 या 6 लाख लोग जाते हैं, लेकिन जब आप मेंस देने जाते हैं तो वहां पर आपके 10-15 हजार हो जाते हैं। और फिर जब हम बात करें इंटरव्यू की तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ लास्ट में 4-5 हजार लोग रह जाते हैं। और फिर अगर हम बात करें फाइनल रिजल्ट की तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2022 में वो 861 लकी लोग होंगे जो लास्ट में फाइनल रहने वाले हैं। तो प्रोसेस काफी लंबा होता है। तो फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं कि आपका प्रीलिम्स है उसको देने के लिए कम से कम भी 5 से 6 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, जबकि फॉर्म आते हैं 10 से 12 लाख के आसपास। ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। फिर मेंस को क्लियर करने वालों की संख्या हो जाती है। उसके बाद में मेंस बुलाते हैं प्रीलिम्स के बाद तो उसमें आपके कम से कम 15 हजार बच्चे बैठते हैं और लास्ट में कितने बच जाते हैं इंटरव्यू के लिए? सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 हजार। और 3 और 4 हजार में से फाइनल सिलेक्शन होता है जितनी वैकेंसीज हैं। और 2022 में कितनी वैकेंसीज हैं? सिर्फ और सिर्फ 861। तो देखते हैं वो 861 कौन रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं हम लास्ट में सिलेबस की। सिलेबस यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे प्रीलिम्स एग्जाम का। तो यहाँ पर प्रीलिम्स का हम पीछे बहुत बार डिस्कस कर चुके कि 200-200 नंबर के दो आपके पेपर होते हैं। पहला आपका जीएस का होता है और इसमें आपको टाइम कितना दिया जाता है? 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। जो आपको सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कम से कम जैसे हम दोनों टाइम खाना खाते हैं और हमें याद रहता है तो वैसे ही करंट अफेयर को जरूर याद रखें कि करंट अफेयर तो हमें पढ़ना ही है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर आपका, आपकी तैयारी का। उसके बाद आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जीएस में। या फिर जो नेशनल मूवमेंट है उनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, इंडिया की इकोनॉमिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और इंटरनेशनल जो आपकी इकोनॉमिक्स है उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं।
आपको उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, आपका पंचायती राज हो गया, या फिर आपका पब्लिक पॉलिसीज हो गया, या फिर राइट इश्यूज हो गया। इन सभी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी में। फिर बात करें हम इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट की, तो वहां पर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पॉवर्टी से आते हैं, सोशल जो सेक्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके जीएस के अंदर पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर करें। थोड़ी बहुत साइंस के क्वेश्चन भी आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। फिर सेकंड पार्ट आता है प्रीलिम्स का हमारे पास सी सेट। और सी सेट का जैसा कि हम पहले देख चुके हैं 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, 200 आपका नंबर होता है, और क्वेश्चन आपके होते हैं 80, 2.5 नंबर का आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है। सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पे है। यहाँ पर एक बात याद रखें कि सी सेट पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है, सॉरी जीएस पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है, और सी सेट सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होता है। और क्वालिफाइंग कितने परसेंट से? 33% से, यानी कि 0.33% नंबर आपको लेने होते हैं। और क्या कहा गया है? Therefore, a candidate will be disqualified in case he doesn't appear in both the paper of civil service prelims exam। यानी कि मान लो आपने जीएस की कट ऑफ गई 100, आपके पास नंबर बने हुए हैं 110 120, लेकिन आप सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो भी आप रह जाएंगे। अब सी सेट आपने क्वालिफाई कर लिया और जीएस आपसे क्वालिफाई नहीं हुआ, तो भी आप मेंस के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको मेंस एग्जाम देना है तो आपको प्रीलिम्स, जीएस एंड सी सेट दोनों पेपर क्लियर करना होगा, तब जाकर आप मेंस एग्जाम दे पाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सारा आपको सिलेबस दिया गया है, जो आपने पीछे जो लिस्ट हमने देखी थी कि जो प्रीलिम्स सॉरी जो मेंस एग्जाम है हमारा, उससे रिलेटेड जितना भी आपका सिलेबस है वो सारा दिया गया है। उसके अलावा जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जितने हमने पीछे देखे थे 10-15 जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उन सब का सिलेबस भी आपको नोटिफिकेशन के लास्ट में मिल जाएगा। तो अच्छे से सभी तैयारी करें। अगर किसी प्रकार का आपको और कोई डाउट रहता है तो वो हमें आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये और डाउट रह गया, तो मैं आपको जरूर उस टॉपिक के ऊपर जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन उठाकर जरूर दूसरी वीडियो में बना दूंगा। तो जल्द आपका 5 जून का एग्जाम होने वाला है। सिर्फ आपके पास 5 महीने का टाइम है। 5 महीने तो आपके बचे भी नहीं है, तो इन 3-4 महीने में अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपीएससी जो है वो फैब में ही अपना नोटिफिकेशन जो है वो क्यों रिलीज करती है? क्योंकि यूपीएससी मानती है कि लास्ट में जो तैयारी होती है बच्चों की, वो सिर्फ और सिर्फ 100 और 110 दिन के अंदर होती है। और उस 100-110 की वजह से ही यह क्या करती है यूपीएससी, आपका जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी में निकालती है कि इन बच्चों के पास आराम से 100-120-30 दिन बच जाते हैं, तो उसमें ये अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो अब देखते हैं कि 2022 में 5 जून को कितने बच्चे एग्जाम में बैठते हैं और कितने प्रीलिम्स निकालते हैं, कितने फिर मेंस में जाते हैं और कितनों का इंटरव्यू होता है, और लास्ट में ये 861 जो हैं उन भाग्यशालियों में किस किस का नाम आता है। तो सभी इसी डेडिकेशन के साथ लग जाएं कि इन 861 में से कोई ना कोई एक सीट तो मेरी जरूर रिजर्व है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो था वो सब कुछ आपको नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं जो हैं वो आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।